हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वान फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डी फार्मा का जो मॉडल पेपर सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। सेट 3 का पार्ट ए पढ़ लिए थे। सेट 3 का पार्ट बी आज के लेक्चर में कवर करेंगे। क्या भैया? सेट 3 का पार्ट बी आज के लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें से होता तो आपका 11 क्वेश्चन है, लेकिन आपको करना होता है 10 क्वेश्चन। तो होता तो 11 क्वेश्चन है, लेकिन आपको उसमें से 10 क्वेश्चन को करने होते हैं। किसी एक क्वेश्चन को आपको स्किप करना होता है, जैसे कि आपको पता है, राइट। चलो, अब भैया आपको किसी 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पर क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलता है, ठीक है। तो अगर आप 10 क्वेश्चंस करते हैं तो आपको 30 नंबर इजीली मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। एंड देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। पहला भैया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशंस इन इंडिया। भैया शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर? हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशंस इन इंडिया, मतलब फार्मेसी के प्रोफेशंस, हिस्ट्री प्रोफेशंस को किसके भैया? हिस्ट्री प्रोफेशंस इन इंडिया। तो इसके ऊपर थोड़ा शॉर्ट नोट लिखना है। तो चलो देख लेते हैं क्या है भैया, क्या हिस्ट्री है हमारे फार्मेसी का प्राचीन काल में, पुराने समय में। तो यहाँ पे देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश, आपको पता है कि हम लोग 2 प्रकार के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी है एंड यहाँ पे वहाँ ऊपर इंग्लिश है एंड नीचे हिंदी है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट्स हैं। पाँचों पॉइंट्स को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलो पहला पॉइंट क्या भैया? फार्मेसी इन इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री दैट डेट्स बैक टू एशियन टाइम्स। क्या कह रहा है भैया? फार्मेसी जो होता है, जो भारत में फार्मेसी है, क्या है भैया? भारत में फार्मेसी का जो इतिहास है बहुत प्राचीन काल से है, बहुत प्राचीन समय से है। क्या भारत, यहाँ पे देखिए नीचे हिंदी में, भारत में फार्मेसी का इतिहास बहुत प्राचीन है, बहुत पुराना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट से है, आपको याद करना होगा। देखिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री पूछा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री कई प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको याद करना होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन एशियंट इंडियन मेडिसिन वर प्रिपेयर्ड बाई वैद्य एंड हकीम्स। क्या भैया? वैद्य एंड हकीम्स यूजिंग हर्बल ड्रग्स। पहले समय भैया हर्बल ड्रग्स वगैरह यूज़ करते थे ना, जो भी वैद्य होते थे, जैसे जड़ी बूटी, जंगल में जाते थे, जंगल में जाके जड़ी बूटी तोड़ के लाते थे एंड पेशेंट को पिला देते थे। तो पेशेंट जो भी बुखार वगैरह ट्रीट होता था, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि पहले के टाइम, मतलब इन एशियंट, यहाँ पे हिंदी देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्राचीन भारत में वैद्य और हकीम जड़ी बूटियों से दवाएं बनाते थे। किससे भैया? जड़ी बूटियों से दवाएं को प्रिपेयर करते थे और पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट यानी उनको प्रोवाइड करते थे। बहुत पहले ज़माने के जो भी गांव में गांव में क्या होता था? एक ही वैद्य होते थे एंड वही वैद्य क्या है, थोड़ा नॉलेज उनको होता था कि कौन सा जड़ी बूटी काम करता है बुखार में, पेन में कौन सा काम करता है। तो भैया वे हकीम यानी हर्बल्स प्लांट्स वगैरह से वो अचीव करते थे, किसको? मेडिसिन को हर्बल से अचीव करते थे। समझ में आ गया? चलो थर्ड पॉइंट क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फार्मेसी स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। यानी कहने का मतलब ये है कि आधुनिक फार्मेसी, जो मॉडर्न फार्मेसी है, वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शुरू हुआ था। किसके शासन के भैया? ब्रिटिश पीरियड के अंतर्गत में ये शुरू हुआ था। यहाँ पे देखिए हिंदी में, आधुनिक फार्मेसी का विकास ब्रिटेन काल में शुरू हुआ। ब्रिटेन काल में क्या हुआ भैया? ब्रिटेन काल में शुरू हुआ किसका? जो मॉडर्न फार्मेसी था, इसका स्टार्टअप ब्रिटिश पीरियड में हुआ। एंड इन 1932 यानी 1932 में प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। कौन है महादेव लाल श्रॉफ? हमारे इंडियन फार्मेसी के पिता हैं। कौन है भैया? हमारे इंडियन फार्मेसी के पिता हैं कौन? महादेव लाल श्रॉफ। समझ में आ गया? मतलब हमारे जो भारत के फार्मेसी के पिता थे वो महादेव लाल श्रॉफ थे। स्टार्टेड द फर्स्ट फार्मेसी कोर्स एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये पहले फार्मेसी का कोर्स स्टार्ट किए थे। कितने भैया? 1932 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1932 ईस्वी में महादेव लाल श्रॉफ ने स्टार्ट किया था फार्मेसी का कोर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में। BHU कॉलेज में सबसे पहले फार्मेसी का स्टार्टअप हुआ 1932 ईस्वी में। 1932 में प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहला फार्मेसी का कोर्स शुरू किया, ठीक है। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। इन्हें भारत के फार्मेसी शिक्षा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? फार्मेसी शिक्षा का जनक कहा जाता है। किसको? महादेव लाल श्रॉफ को। अगर बात आए कि फार्मेसी के पिता कौन है, तो फार्मेसी के पिता कौन है बताओ? अगर आप में से कोई भी जानता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे कमेंट कीजिए एंड अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो ऐप में भी कमेंट का ऑप्शन आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ भैया, मैं ये नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। आप इतने दिन से फार्मेसी पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट एक क्वेश्चंस का आंसर आप बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। और ध्यान रहे, ये क्वेश्चंस का आंसर आप ना गूगल करेंगे, मतलब अपने मन से बताएंगे जो भी आ रहा है, ठीक है। चलो
बाकी इंडियन फार्मेसी के पिता का नाम आपको याद करना होगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कौन है भैया? महादेव लाल श्रॉफ, ML श्रॉफ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। कितना शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो आपको 1 से 1.5 पेज में आपको क्या करना है, वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। डिफाइन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या होता है? विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, डेफिनेशंस को प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट आर सब्सटेंस विच आर यूज टू इम्प्रूव द टेस्ट। ड्रग में ड्रग का जो टेस्ट होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके स्मेल को, जो ड्रग का स्मेल होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके कलर को इम्प्रूव करने के लिए, एंड अपीयरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। जो भी जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होते हैं उसके टेस्ट को, उसके स्मेल को, उसके कलर को क्या किया था भैया, इम्प्रूव करता है। कौन? ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। समझ में आ गया? ऑर्गेनोलेप्टिक एक ऐसा एजेंट होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे औषधि तैयारियों के स्वाद, गंध, रंग और रूप को बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? चलो आगे देख लेते हैं इसका क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहले भैया स्वीटिंग एजेंट, जो आप पिछले कई लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि स्वीटिंग एजेंट क्या होता है, दवा को मीठा बनाता है, जैसे कि सुक्रोस, सैक्रिन। सुक्रोस एंड सैक्रिन ये एग्जाम्पल है, इसको आपको याद करना होगा। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का चीनी होता है। चीनी आप जानते हैं ना, तो वही समझिए कि ये चीनी है, ठीक है। तो ये भैया मेडिसिन या फिर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में ऐड किया जाता है ताकि स्वीटिंग एजेंट का काम करे, यानी मीठापन का काम करे। फ्लेवरिंग एजेंट, एक फ्लेवर देने के लिए, ताकि दवा का जो सुगंध है वो अच्छे से हो, जैसे कि पिपरमिंट ऑयल एंड ऑरेंज ऑयल। ये भी पिछले कई लेक्चर में आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। थर्ड क्या है? कलरिंग एजेंट, जैसे टेट्राजिन एंड अमरैंथ। टेट्राजिन एंड अमरैंथ ये क्या है? ये कलरिंग एजेंट है, कलर देने के लिए, ठीक है। ये कलर्स हैं, ये कलर देने के लिए। जैसे दवा आप लोग देखते होंगे लाल, गुलाबी, नीला, पीला में, मतलब कई कलर्स में आते हैं ना, तो उसका कमाल कौन करता है? कलरिंग एजेंट। जैसे आप लोग चाउमीन खाने आते हैं, चाउमीन में अगर ललका रंगवा नहीं डालेंगे तो चाउमीन आप बोलेंगे यार ये कैसे चाउमीन है। जब तक लाल नहीं रहेगा तब तक आप लोग बोलेंगे कि ये कैसे चाउमीन हो। मतलब उसको लाल शेप देने के लिए, लाल बनाने के लिए, लाल रंग देने के लिए उसमें क्या करते हैं? कलर का यूज़ करते हैं। सेम इसी प्रकार से हमारे दवाओं में रंग बिरंगा, ताकि उसका अट्रैक्ट दिखे, ताकि जो ड्रग्स है वो अट्रैक्ट दिखे, ठीक है। तो उसीलिए हम लोग कलर का यूज़ करते हैं। किसका भैया? कलर का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? चलो फिर फोर्थ वन क्या है? परफ्यूमिंग एजेंट। परफ्यूमिंग एजेंट मतलब जो सुगंध है उसका, ठीक है। जैसे रोज ऑयल एंड लिवेंडर ऑयल। रोज ऑयल, यहाँ पे देखिए नीचे हिंदी में, रोज ऑयल एंड लेवेंडर ऑयल का यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा एक सुगंध अच्छा आए दवाओं में, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, राइट यूजेस ऑफ प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। प्रिजर्वेटिव का थोड़ा यूज़ लिखो भाई। कहाँ पे? फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में प्रिजर्वेटिव क्या काम करता है? प्रिजर्वेटिव का नाम सुने हैं यार? एग्जाम पास में आ गया, प्रिजर्वेटिव का नाम आप लोग नहीं सुने हैं। पिछले कई लेक्चर्स में बताते आ रहे हैं कि प्रिजर्वेटिव क्या होता है। चलिए इस लेक्चर में बता दे रहे हैं, बाकी मेरा काम है बताना, आपका काम है पढ़ना, ठीक है। चलो तो भैया प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, यानी प्रिजर्वेटिव का क्या काम होता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। तो आपको मैं बता दूं कि प्रिजर्वेटिव बेसिकली ये माइक्रोबियल ग्रोथ को किल करता है, ताकि ड्रग का या फिर हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का जो सेल्फ लाइफ रहे वो थोड़ा बढ़ जाए। जैसे अगर आप विदाउट प्रिजर्वेटिव का कोई भी ड्रग तैयार करते हैं तो वो मुश्किल से मुश्किल 10 दिन चलेगा, एंड उसी में अगर आप डाल देंगे प्रिजर्वेटिव तो वो 10 महीना चलेगा। समझ में आ गया? जैसे प्रिजर्वेटिव क्या करता है? ये माइक्रोबियल ग्रोथ को अटैक नहीं करने देता है, किल कर देता है एकदम अच्छे से, कि नहीं भैया आपको नहीं आना है, माइक्रोबियल ग्रोथ को अटैक नहीं करना है, ठीक है। तो वही ये बचाता है। कौन भैया? प्रिजर्वेटिव बचाता है। प्रिजर्वेटिव आर सब्सटेंस एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू प्रिवेंट द ग्रोथ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट के सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। और ये क्या करता है? बचाता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होने देता। कहाँ पे? हमारे ड्रग में। समझ में आ गया? चलो आगे देख लेते हैं। आगे इसका यूजेस, कहाँ कहाँ इसका यूजेस होता है और किस लिए इसका यूजेस होता है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। सबसे पहले ये माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, बचाता है। जैसे प्रिजर्वेटिव इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, सबसे पहले ये बैक्टीरिया को किल करता है। फंगाई जो कवक होते हैं, कवक को किल करता है। एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में से अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये किल करता है। यहाँ पे हिंदी देखो, प्रिजर्वेटिव बैक्टीरिया, फंगस और अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। समझ में आ गया? चलो
आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इंक्रीज सेल्फ लाइफ। सेल्फ लाइफ प्रोडक्ट या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का हमारा सेल्फ लाइफ ये इंक्रीज कर देता है। जैसे दे हेल्प टू एक्सटेंड द स्टोरेज लाइफ ऑफ मेडिसिन बाय प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज, मतलब यह दवाओं को खराब होने से बचाकर उनकी भंडारण अवधि मतलब स्टोरेज, ताकि वो स्टोरेज ज़्यादा दिन तक सीमित रहे, चल सके, यानी अवधि बढ़ा देता है। किसकी अवधि को, स्टोरेज अवधि को, स्टोरेज टाइम को बढ़ा देता है। जैसे आप रख रहे हैं किसी चीज़ को, स्टोर कर रहे हैं तो 10 दिन स्टोर कर रहे हैं, अगर प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे तो आप 20 दिन 30 दिन ऐसे, मतलब उसके अवधि को वो बढ़ा देगा। समझ में आ गया। चलो आगे क्या है भैया, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, मेंटेन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, उसकी स्थिरता को भी मेंटेन करता है, यानी उसकी स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। कैसे, प्रिजर्वेटिव मेंटेन द फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये भैया रासायनिक रूप से और भौतिक रूप से, मतलब दोनों रूप से, रासायनिक फिजिकल और केमिकल रूप से स्टेबिलिटी को हमारे मेंटेन किए रहता है। कौन भैया, प्रिजर्वेटिव। समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डिफाइन सीव। सीव को डिफाइन करना है। सीव क्या होता है, सीव चलनी भैया, जो आप लोग जो बेसिकली महिला होती हैं अपने हस्बैंड का जो चेहरा देखती है ना करवा चौथ के दिन, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सीव। चलो इसको भी देख लेते हैं। राइट स्टैंडर्ड ऑफ सीव अकॉर्डिंग आईपी, इसके स्टैंडर्ड को भी यहाँ पे लिखना है। मतलब स्टैंडर्ड ये कि कितने नंबर सीव से कौन से पाउडर्स पास होते हैं, मतलब इसका ओवरऑल क्लासिफिकेशन समझ लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए हिंदी क्या बोल रहा है भैया, सबसे पहले इंग्लिश, सॉरी। सीव आर डिवाइस हैविंग अ मेश और परफोर्टेड सरफेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग और ग्राइंडिंग पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। क्या समझ पाए आप, इंग्लिश को पढ़कर आप क्या समझ पाए, मैं समझाता हूँ। देखो ये क्या है, ये एक चलनी है। अब चलनी किस लिए यूज़ किया था बताओ, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में भैया चलनी किस लिए यूज़ किया था। सिंपल यार, आटा को आप चालते हैं, ठीक है। अब आटा ले लिए, उसको चालते हैं। अब जो आपका पाउडर्स होता है, जो मतलब जो आप जिससे रोटी बनता है, ठीक है, वो तो आपका नीचे रिसीव हो जाता है, और जो उसका डस्ट बचता है ना, आटा में से डस्ट निकलता है कुछ, तो जो डस्ट बचता है वो बाहर यानी ऊपर के समतल पे ही रह जाता है। तो इससे आप क्या समझे कि जो भैया फ्रेश मटेरियल है उसको अलग सेपरेट कर लिए, और जो डस्ट हुआ, डस्ट का कलेक्शन अलग सेपरेट हो गया। तो समझ क्या पाए आप, सेपरेशन मतलब पार्टिकल्स को सेपरेट करना, समझे, नहीं समझ पाए। पार्टिकल्स को सेपरेट करने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइज सेपरेशन। तो बेसिकली ये साइज सेपरेशन में यूज़ किया था। किसमें भैया, साइज सेपरेशन में यूज़ किया था। तो वही बोल रहा है, सिर्फ ऐसे उपकरण होते हैं जिनमें जाली, ये जो जाली लगा है ना, इसको आप मेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम मेश बोलते हैं। तो इसमें जाली लगा होते हैं, छिद्रित जाली यानी छेद होते हैं। ये क्या होता है भैया, और इनका उपयोग कणों को उनके आकार के आधार पर अलग करने या फिर छानने के लिए किया जाता है। अब मैंने आपको आटा वाला एग्जाम्पल बताया ना, अब आटा आप अलग सेपरेट करेंगे और आटा में से जो डस्ट होता है वो अलग सेपरेट करेंगे। तो बेसिकली ये सेपरेशन के लिए, साइज को सेपरेशन के लिए, ठीक है, पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया। चलो तो आइए यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड देख लेते हैं। किसका भैया, सीव का, हमारे चलनी का स्टैंडर्ड देख लेते हैं अकॉर्डिंग आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया के तहत। इंडिया फार्माकोपिया के तहत इसका क्या भैया देखेंगे हम लोग, इसका देखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड्स, मतलब कौन कौन सा पाउडर्स कितने कितने नंबर से, कितने कितने सीव नंबर से पास होता है। तो यहाँ पे देखिए कोर्स पाउडर का मतलब मोटा पाउडर, जो मोटा पाउडर होता है पासेस थ्रू सीव नंबर 10, ये 10 नंबर सीव से पास होता है। यहाँ पे देखो ये यहाँ ऐसे सीव होता है, उसमें नंबर्स लिखा रहता है कि ये इतने नंबर्स का सीव है, इतने नंबर्स का चलनी है, और इसमें से पास होगा पाउडर्स, राइट। सेकंड पॉइंट क्या है, मॉडरेटली कोर्स पाउडर्स। मॉडरेटली मतलब मध्यम मोटा पाउडर्स, ये भी मोटा पाउडर होता है लेकिन मध्यम, कोर्स पाउडर से थोड़ा हल्का मध्यम होता है। पासेस थ्रू नंबर 22, यानी ये नंबर 22 के चलनी से पास होगा, इसको नंबर 22 के चलनी से आप छालेंगे। एंड थर्ड क्या है, मॉडरेटली फाइन पाउडर्स, मतलब मध्यम बारीक पाउडर जो होता है, पासेस थ्रू सीव नंबर 44 भैया, 44 नंबर से आप पास करेंगे, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है भैया, फाइन पाउडर्स यानी बारीक पाउडर पासेस थ्रू सीव नंबर 85 यानी 85 नंबर के सीव नंबर से आप पास करेंगे, इसको मतलब चालेंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है भैया, वेरी फाइन पाउडर्स यानी अत्यंत बारीक पाउडर, सीव नंबर 120 120 सीव नंबर से क्या करेंगे, इसको आप 120 सीव नंबर से पास करेंगे। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन OW एंड WO। OW एंड WO का क्या मतलब समझते हैं आप, बताओ। OW एंड WO इमल्सन का मतलब आप क्या समझते हैं, बताओ। इसका मतलब है भैया कि वाटर इन ऑयल, मतलब सबसे पहले जो OW है ये, तो इसका मतलब होगा कि ऑयल इन वाटर, मतलब O से ऑयल एंड W से वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर। एंड सेकेंड क्या है,
वाटर इन ऑयल। सेकेंड क्या है भैया, वाटर इन ऑयल। तो यहाँ से आप नाम समझ के, ओ से वाटर होता है, क्या होता है, ओ से वाटर होता है, ठीक है। सॉरी, ओ से वाटर नहीं होता है यार, ओ से ऑयल होता है। क्या होता है, ओ से ऑयल होता है, ओ एल, एंड डब्ल्यू से वाटर होता है, ठीक है, डब्ल्यू से वाटर होता है। तो वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर, यही होता है इमल्सन, ठीक है। चलो अब इसमें थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है हमारे, क्या भैया, ओ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ओ में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इमेज के माध्यम से लगाए हैं ताकि आपको कैप्चर करने में थोड़ा आसानी हो। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑयल इन वाटर है, क्या है, ओ डब्ल्यू है। तो ओ डब्ल्यू क्या होता है, ये डाइल्यूशंस, मतलब ये पतला करना, कैन बी डाइल्यूट विद वाटर, ये पानी के साथ पतला हो जाता है, पानी से पतला किया जाता है, ठीक है। जो वाटर, ऑयल इन वाटर जो होता है ये पानी से साथ पतला किया जा सकता है, तो डाइल्यूशन इसका हो सकता है। समझ में आ गया पहला पॉइंट। एंड ये भैया डाइल्यूट नहीं होता है क्योंकि ये तेल होता है। इसमें देखो, इसमें तेल में पानी, समझ में आ गया, तेल में जो छोटे छोटे पानी होते हैं, ये देखिए ये पीला पीला जो दिख रहा है आपको ना, ये ऑयल है, और ये जो वाटर का बूंद दिख रहा है ये पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पानी है पूरा, एंड ये जो पीला पीला दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये तेल की बूंदे है। तो बता रहा है कि इसमें क्या है, ये पानी में तेल की बूंदे और ये तेल में पानी की बूंदे। समझ में आ गया, चलो। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या मतलब है भैया, कि भैया बिजली का संचालन करता है पानी। ऑब्वियसली पानी में क्या होते हैं, पानी में बिजली संचालन तो होगा ही ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। तो पानी में भैया बिजली का क्या होगा, विद्युत चालकता होगा, बिजली का संचालन होगा। लेकिन तेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा, इसमें आपका बिजली का संचालन नहीं होगा, क्या होगा, विद्युत चालकता नहीं होगा। समझ में आ गया। फील ऑन स्किन, त्वचा आपका पर प्रभाव कर सकता है, कम चिकना और आसानी से धुल सकता है। क्या भैया, कम चिकना होता है और आसानी से धुल सकता है। अगर आप ओ डब्ल्यू इमल्सन यूज़ करते हैं आप अपने आप हाथ पे, तो क्या होगा भैया, ये आसानी से धुल जाएगा, ठीक है। चलो, लेकिन क्या होता है ये मतलब डब्ल्यू ओ क्या होता है, वाटर इन ऑयल वाला जो इमल्सन होता है, ये भैया अधिक चिकना और आसानी से धुलता नहीं है, आसानी से धुलता नहीं है। इसका एग्जांपल मक्खन है, कोल्ड ड्रिंक है, क्या भैया, मक्खन है एंड कोल्ड क्रीम है, कोल्ड क्रीम। समझ में आ गया। और इसका क्या है, इसका दूध है एंड वैनिशिंग क्रीम है, वैनिशिंग क्रीम। अगर आप दूध स्किन पे लगाएंगे तो आसानी से दूध धुल जाएगा, आसानी से दूध क्या होगा, धुल जाएगा। लेकिन वही जगह आप मक्खन घी लगा देंगे, अगर मक्खन घी वगैरह आप अपने हाथ पे लगाएंगे तो वो आसानी से धुलता नहीं है। आपको भी पता होगा, आपने कभी कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, या फिर कभी ना कभी घी वगैरह खाए होंगे, तो हाथ वगैरह में लग जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वाटर इन ऑयल इमल्सन। समझ में आ गया। तो ये डिफरेंस है हमारे भैया ओ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ओ इमल्सन। समझ में आ गया। इसको आप रट्टा मान लीजिएगा, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है यार, इमेज के माध्यम से लगा दिया गया है, फिर भी अगर आप नहीं समझ पाएंगे फिर तो बेकार ही है यार, ठीक है। चलो आगे चलें भैया, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। डिफाइन टैबलेट, टैबलेट को डिफाइन करना है। राइट एडवांटेज ऑफ कोटेड टैबलेट, एंड कोटेड टैबलेट का एडवांटेज लिखना है। कोटेड टैबलेट क्या होता है, कोटेड टैबलेट सिंपल यार, एक टैबलेट में कोट कर दिया जाता है, एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, उसको बोलते हैं कोटेड टैबलेट। बहुत बहुत सिंपल है। टैबलेट आर सॉलिड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट्स विद और विदाउट एक्सपीरियंट प्रिपेयर बाई कंप्रेशंस और मोल्डिंग। मतलब टैबलेट डोज फॉर्म, ठोस डोज फॉर्म होते हैं जिनमें औषधि पदार्थ एक्सपीरियंट के साथ या बिना मिलाकर कंप्रेशंस या मोल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब टैबलेट आपको पता ही है कि ये सॉलिड डोजेज फॉर्म में आता है। एंड ये कैसे बनता है भैया, इसमें एक्सपीरियंट वगैरह मिलाकर बनाया जाता है एंड कंप्रेस करके बनाया जाता है, कंप्रेस या मोल्डिंग द्वारा बनाया जाता है। तो ये एक मेथड है, कंप्रेस मतलब दबा कर कोट करके बनाया जाता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ कोटेड टैबलेट। कोटेड टैबलेट क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कोटेड टैबलेट आखिर होता क्या है। यहाँ पे आपको एक टैबलेट दिख रहा होगा मेरे ऊपर, ठीक है, मेरे सर के ऊपर आपको एक टैबलेट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इस टैबलेट पे कोट किया गया है, मतलब एक लेयर चढ़ाया गया है पतला सा, ताकि उसके टेस्ट वगैरह को मास्क कर सके, टेस्ट को मास्क कर सके, ठीक है। चलो यहाँ पे इसका एडवांटेज देख लेते हैं इसका एडवांटेज क्या है। बाकी आप टैबलेट देख लीजिएगा, टैबलेट पे एक कोट कर देते हैं, एक पतला लेयर चढ़ा देते हैं। सबसे पहले कोटिंग मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर ऑफ ड्रग्स। मतलब कोटिंग दवा के खराब स्वाद और गंध को छिपा देता है। अनप्लीजेंट जो मास्क होता है, ठीक है, अनप्लीजेंट को क्या करता है, अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क कर देता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द ड्रग्स फ्रॉम मॉइस्चर्स एयर लाइट्स। ये भैया दवा को नमी, हवा और प्रकाश से बचाता है। इट इम्प्रूव्स द अपीयरेंस ऑफ टैबलेट्स। ये टैबलेट की दिखावट को बेहतर बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। चलो
आगे क्या है, इट मेक्स टैबलेट ईजियर टू स्वेलो, इसको निगलने में भी आसानी होता है, इससे टैबलेट निगलना भी आसानी हो जाते हैं, ठीक है। चलो एंड पाँचवा क्या है, इट कैन कंट्रोल द रिलीज ऑफ द ड्रग्स, ये दवा के रिलीज को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें एक लेयर होता है, अब लेयर क्या करता है, लेयर एक आपके स्टेबिलिटी को, स्थिरता को बनाए रखता है ताकि दवा आपके शरीर में ज़्यादा देर तक काम कर सके। तो वही बोल रहा है, यह दवा के रिलीज को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भैया, डिफाइन कैप्सूल्स, राइट यूजेस ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, कैप्सूल को सबसे पहले डिफाइन करो। तो यहाँ पे कैप्सूल को डिफाइन कर देते हैं, कैप्सूल्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये भी एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, इन विच द ड्रग्स इज इनक्लोज्ड इन अ सॉल्युबल सेल मेड ऑफ जेलेटिन, एक जेलेटिन होता है, ये देखिए ये जो कैप आप देख रहे हैं ना, ये जेलेटिन का बना होता है। इसमें क्या होता है, ये कैप हो, ये जेलेटिन का कैप है, ठीक है। अब इसके अंदर ड्रग्स है, अगर आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर ड्रग्स होता है। तो वही बोल रहा है, इनक्लोज्ड इन अ सॉल्युबल सेल मेड ऑफ जेलेटिन, जेलेटिन का जो सेल होता है उसमें ड्रग क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो कैप्सूल डोज फॉर्म, जिनमें दवा को जिलेटिन में बने घुलनशील खोल सेल में बंद किया जाता है, उसी को हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। समझ में आ गया। चलो अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, क्या भैया जेलेटिन कैप्सूल, जेलेटिन कैप्सूल क्या होता है, जो आप ये कैप्सूल देख रहे हैं इसी को हम जेलेटिन कैप्सूल बोलते हैं। इसका यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला जो यूजेस है कि भैया इसमें तरल दवाओं का भी यूज़ किया सकता है, तरल दवाओं भरने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे विटामिन ई, विटामिन ई का टैबलेट आप लोग जानते हैं ईवियन, जिसको बोलते हैं ईवियन, ईवियन इसी नाम से आता है ना। तो भैया विटामिन ई के कैप्सूल में क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, लिक्विड ड्रग्स भरा होता है। तो वही बोल रहा है कि लिक्विड ड्रग में पहले सबसे पहले यूज़ किया जाता है। सेकंड क्या है, यूज्ड फॉर ऑयली और फैट सॉल्युबल ड्रग्स, मतलब तैली, वही मतलब लिक्विड वगैरह इसमें भी भर सकते हैं। यूज्ड फॉर विटामिन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, विटामिन वगैरह एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में इसका उपयोग किया जाता है, विटामिन और पोर्शन और सप्लीमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हेल्प टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट, दवा के खराब स्वाद और गंध को छिपाने में इसका जो है मदद किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि दवा के खराब स्वाद और गंध को छिपाता है, तो यहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। हेल्प टू मास्क और बैड सेल्स, मतलब दवा के खराब स्वाद और गंध को छिपाने में मदद करता है। सेम वही है, यही इसको 2 पॉइंट में दे दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, प्रोवाइड्स ईजी स्वेलिंग और एंड बेटर पेशेंट कंप्लियंस, मतलब निगलने में थोड़ा आसानी होता है, निगलने में आसान होता है और मरीज के लिए सुविधाजनक होता है। क्या होता है, मरीज के लिए सुविधाजनक होता है। तो यूजेस ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल ऐसा ही होता है। एंड ये रहा इसका यूजेस आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, डिफाइन नेजल प्रिपरेशन। नेजल प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है, ये देखो ये आदमी भैया नाक में क्या कर रहा है, मेडिसिन को ले रहा है। जैसे आप विक्स वगैरह इनहेल करते हैं ना, तो ये भी एक दवा को इनहेल कर रहा है, ठीक है, अपने नाक से, ठीक है। तो नेजल प्रिपरेशन देख लेते हैं क्या होता है। नेजल प्रिपरेशन आर फार्मास्यूटिकल्स डोजेज फॉर्म इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड इनटू द नेजल कैविटी फॉर लोकल और सिस्टेमिक इफेक्ट, मतलब लोकल या फिर सिस्टेमिक इफेक्ट को अपने बॉडी में प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेजल प्रिपरेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेजल प्रिपरेशन ऐसे फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म होते हैं जिन्हें स्थानीय या पूरे शरीर पर प्रभाव के लिए नाक के अंदर दिया जाता है, नाक के अंदर दिया जाता है, या फिर कोई लोकल इफेक्ट को शो करने के लिए या फिर कोई सिस्टेमिक इफेक्ट को शो करने के लिए हम इसको नाक से इनहेल करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जाइलोमेथाजोलिन, क्या भैया जाइलोमेथाजोलिन नेजल ड्रॉप्स है, देखो ये है नेजल ड्रॉप्स। एंड ऑक्सीमेटाजोलिन, क्या भैया ऑक्सीमेटाजोलिन, ये भी नेजल ड्रॉप्स है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो 2 एग्जाम्पल एनफ है, 2 एग्जाम्पल आप छाप देंगे तो आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है भैया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेराइल फॉर्मुलेशन। स्टेराइल फॉर्मुलेशन क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना है। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट देख लीजिए, स्टेराइल फॉर्मुलेशन आर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ये एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन यानी तैयारियाँ होती हैं दैट आर फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म से ये फ्री मुक्त होता है, सच एज बैक्टीरिया फंगाई एंड वायरस। बैक्टीरिया फंगाई एंड वायरस से क्या होता है, मुक्त होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेराइल फॉर्मुलेशन, ठीक है। स्टेराइल फॉर्मुलेशन वे औषधीय तैयारियाँ होती हैं जो सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस और वायरस से क्या होती है, फ्री होती है, एकदम मुक्त होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेराइल फॉर्मुलेशन। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, डिफाइन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं एनडीडीएस। एनडीडीएस क्या होता है, ये एक ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी में कंट्रोल्ड एंड टारगेटेड टाइप से हमारे बॉडी में ड्रग को रिलीज़ करवाता है। एंड उसका जो इफेक्ट होता है बेहतरीन तरीके से इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। देख लेते हैं क्या होता है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स एनडीडीएस इज अ मॉडर्न मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग ड्रग टू द बॉडी
इन अ कंट्रोल्ड एंड टारगेटेड मैनर्स टू अचीव बेटर थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड रिड्यूस साइड इफेक्ट। क्या समझ में आ रहा है? ये एक मॉडर्न मेथड है। क्या भैया? मॉडर्न मेथड है जो कि क्या करता है, डिलीवरी ड्रग्स टू द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर ड्रग को डिलीवर करवाता है। कैसे? कंट्रोल्स एंड टारगेटेड मैनर से, कंट्रोल करके या फिर टारगेट करके, ठीक है, ऐसे मैनर से अचीव करवाता है ताकि हमारे बॉडी में बेटर थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हो पाए और साइड इफेक्ट थोड़ा कम हो पाए, ठीक है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स दवाओं को शरीर में नियंत्रित और लक्षित तरीके से पहुंचाने की आधुनिक है, जिससे बेहतर चिकित्सक प्रभाव और दुष्प्रभाव कम मिले। इसी को बोलते हैं क्या? नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी NDDS इसी को बोलते हैं। तो इसका थोड़ा डेफिनेशन पूछा था तो हम लोग डेफिनेशन लिख दिए। अगर लॉन्ग पूछा होता तो हम लोग लॉन्ग में लिखते। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही है, तो कहाँ से लॉन्ग पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ CGMP। CGMP क्या होता है? करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। क्या? करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CGMP बोलते हैं। तो इसको आपको याद करना होगा, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य है, ये भी देख लेते हैं। 5 पॉइंट्स है शॉर्ट टर्म में। टू इंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का क्वालिटी एंड सेफ्टी को इंश्योर करता है, ठीक है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। टू मेंटेन प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स। ये भी मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग का एंड प्रॉपर प्रोसेसिंग उसका, ठीक है। तो प्रॉपर दवाओं को सही निर्माण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग को बनाए रखता है। कौन भैया? CGMP। थर्ड क्या है? टू प्रिवेंट्स कंटामिनेशन एंड मिक्सअप्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के दौरान संदूषण और मिश्रण की गलतियों को रोकता है। कौन भैया? हमारा CGMP रोकता है। टू इंश्योर द ड्रग्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस एंड कंट्रोल अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। यह सुनिश्चित करना कि दवाएं गुणवत्ता मानकों के अनुसार लगातार बनाई और नियंत्रित की जाएगी, ठीक है। तो ये सुनिश्चित कौन करता है? ये CGMP सुनिश्चित करता है। टू मेंटेन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, निर्माण प्रक्रिया के उचित दस्तावेज और रिकॉर्ड को बनाए रखता है। कौन भैया? CGMP। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, पाँचों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 में। तो ये क्वेश्चंस आने का मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस है। तो इसको आपको छोड़ कर नहीं आना है, इसको आपको याद करना है। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। आगे कुछ नहीं भैया, आगे पार्ट C है, ठीक है। अब पार्ट C को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू किया जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। आज हम लोग 11 क्वेश्चंस को पढ़ें, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस ही करना होता है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाकी ये पूरा नोट्स आपको चाहिए तो वार फार्मेसी ऐप विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। एंड आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो भाई वार फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।